हेलो बच्चों। आज हम लोग चोक कुंडली पढ़ेंगे। ये चैप्टर 7 का प्रत्यावर्ती धारा का एक टॉपिक है, चोक कुंडली, जिसे इंग्लिश में चोक कॉइल कहते हैं। तो हमने पिछले बार पढ़ा है कि पी औसत बराबर होता है आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस, और इनके बीच का जो एंगल होता है वो कॉस फाई होता है। ठीक है। तो चोक कुंडली एक एल आर प्रेरण प्रतिरोध परपथ का उदाहरण है। एल आर यानी कि एल मतलब प्रेरण और आर मतलब प्रतिरोध। ठीक है। चोक कॉइल इज एग्जांपल ऑफ एल आर, इंग्लिश में इंडक्टेंस या रेजिस्टेंस सर्किट। ठीक है। हम इसका उपयोग करके परपथ में धारा को नियंत्रित करते हैं, अर्थात हम उच्च धारा को निम्न धारा में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात धारा की प्रबलता को हम कम कर सकते हैं। देखिए, अगर इसका चित्र देखें तो ये एक लोहे की पटलित कोर इसमें डालेंगे और उसमें बहुत सारे फेरे लपेट देंगे, और इसको हम ये करंट से एसी से जोड़ देंगे। यहाँ से आउटपुट निकलेगा। ये लोहे की पटलित कोर है जिसे लैमिनेटेड क्रॉड भी बोलते हैं। अब इसकी रचना के बारे में हम लोग समझेंगे। इसी रचना देखिए, इसमें तांबे के मोटे तार की सहायता से कुंडली बनाई जाती है, यानी कि तांबे का तार इसलिए लिया जाता है ताकि इसका प्रतिरोध कम हो। अब प्रतिरोध कम तांबे का वैसे भी कम होता है, ठीक है, इसलिए मोटा तार लेते हैं तो उसका प्रतिरोध और भी कम हो जाता है। तथा कुंडली में बहुत से फेरे डाले जाते हैं। अच्छा, कुंडली में फेरे इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि उनका प्रेरकत्व अधिक हो जाए, जिससे कुंडली का प्रेरकत्व अधिक हो जाए। और साथ ही कुंडली के भीतर लोहे की पट्टी को रख दी जाती है। इसका काम क्या होता है, ये क्रोड जो उसके अंदर कुंडली के अंदर प्रेरकत्व होता है उसको बढ़ा देती है। अगर इंग्लिश में देखें तो कंपोजिशन या कंस्ट्रक्शन इन दिस कॉइल the coil is made with the help of a thick copper wire, and many rounds are inserted in the coil so that the inductance of the coil is high, as well as the first iron rod is placed inside the coil, which increases the value of inductance। आप इसको कंपोजिशन का कंस्ट्रक्शन भी डाल सकते हैं, कंस्ट्रक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि L उच्च है, L उच्च है यानी कि प्रेरकत्व उच्च है, इंडक्टेंस उच्च है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेरों की संख्या अधिक है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो हाई है। फिर R का मान निम्न है। R का मान निम्न क्यों है? क्योंकि हमने मोटे तांबे के तार का प्रयोग किया है। यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया थिक कॉपर वायर इज यूज्ड। हम लोग एल आर सर्किट का यूज कर रहे हैं तो एक्सी जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे जो जेड जो होता है इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा जो होती है वो जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होती है, लेकिन एक्सी यहाँ पे 0 है इसलिए यहाँ पे एक्सएल स्क्वायर हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो मोटे तार का प्रयोग कर रहे हैं तो आर बहुत निम्न है। हमने मान लिया जो आर है वो बिल्कुल नगण्य है, अर्थात शून्य के पास है, तो आर इज नेगेटिव और नियर टू 0। तो अगर हम आर को 0 मान लेंगे तो ये हो जाएगा जेड बराबर अंडर रूट 0 प्लस एक्सएल स्क्वायर। स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, यानी कि जेड की वैल्यू जो आ जाएगी वो एक्सएल आ जाएगी। अब हम जानते हैं कॉस फाई बराबर प्रतिरोध बटे जेड होता है। जेड की वैल्यू जो ये है वो हमने रख दी है। ठीक है। अब R का मान 0 है तो cos फाई का मान 0 हो जाएगा। P औसत निकालें तो आई आर एम एस वी आर एम एस cos फाई की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो P औसत जो होगा वो 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर ये कह लें या हम इसको कह लें अत्यधिक कम होगा, टू लो, बहुत कम होगा। अच्छा, इसका प्रयोग डीसी परपथ में नहीं किया जाता, इट इज नॉट यूज्ड इन डीसी सर्किट। देखिए, हमारा अगला टॉपिक है एलसी दोलन, जिसे एलसी ऑसिलेशंस बोलते हैं। प्रारंभ में जब संधारित्र आवेशित था तो संधारित्र पर जो वैद्युत ऊर्जा होगी वो वैद्युत ऊर्जा कितनी होगी? 1.2 Q²/C। यहाँ पे देखिए दो चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे संधारित्र को लगाते हैं या प्रेरकत्व को लगाते हैं। इस बार हमने इसको कनेक्ट नहीं किया है, ये जो है ये कनेक्ट नहीं है। फिर अगला परिपथ बनाते हैं, उसमें इस बार मैंने कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है। तो प्रारंभ में जब संधारित्र आवेशित था तो संधारित्र पर वैद्युत ऊर्जा संचित थी, वो कितनी थी? 1/2 Q²/C। तथा कुंडली पर जो थी वो चुंबकीय ऊर्जा 0 थी। चुंबकीय ऊर्जा किसके बराबर होगी? 1/2 Li² के बराबर। अब परिपथ को पूर्ण करने पर संधारित्र विसर्जित होने लगता है, मतलब कि संधारित्र में धारा बहने लगती है और जो वैद्युत ऊर्जा है वो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में कुंडली में संचित होने लगती है।
अगर हम इंग्लिश में देखें तो लिखे हैं इनिशियली व्हेन कैपेसिटेंस वाज चार्ज देन द इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टार्ट ऑन द स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटेंस कितनी होगी 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी एंड ऑन कॉइल मैग्नेटिक एनर्जी इज जीरो। और जो मैग्नेटिक एनर्जी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। वो एक्चुअली मैग्नेटिक एनर्जी होगी कितनी 1/2 LI स्क्वायर। ऑन कंप्लीट द सर्किट, जैसे ही सर्किट को कंप्लीट करेंगे कैपेसिटेंस स्टार्ट डिसिपेटिंग यानी कि विसर्जित होने लगेगा एंड इट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक एनर्जी, और यह जो है वो वैद्युत ऊर्जा जो है वो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होने लगेगी। ठीक है, अब हमने पढ़ा है किरचॉफ के द्वितीय नियम से। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है? द्वितीय नियम बंद पाश का नियम होता है क्लोज लूप। तो सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई होता है, लेकिन यहाँ पे हमने तो देखो प्रतिरोध तो लगाया ही नहीं है, तो आर का मान 0 हो जाएगा, तो सिग्मा आर बराबर 0 हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं संधारित्र पर विभव कितना होता है। तो संधारित्र पर विभव तो हम जानते हैं V बराबर Q/C होता है, लेकिन कुंडली पर जैसे ही जब ये प्रपथ को हम जोड़ेंगे तो कुंडली पर धारा बहने लगेगी, और धारा बहने के कारण एक बल कार्य करेगा जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये फैराडे के द्वितीय नियम से जो E है वो -LdA/dt के बराबर होगा। देखिए ये -LdI/dt के बराबर हुआ, तो ये दोनों E हैं यानी कि ये भी बल है ये भी बल, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और ये दोनों इसके बराबर होंगे, लेकिन इसका मान तो 0 है, तो इसको जोड़ेंगे और इसको 0 के बराबर कर देंगे, लेकिन ये माइनस में इसलिए माइनस हो जाएगा। अब हम जानते हैं जो I होता है वो -dQ/dt होता है अगर आवेश प्रवाह की दर उल्टी हो, विपरीत में हो, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे I की जगह -dQ/dt रख देंगे। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमने क्या किया, ये L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने का इसलिए मतलब है कि L को हमने कॉमन ले लिया। जब L को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा Q/LC प्लस dTQ/dt इसका बराबर 0। ठीक है, L को हम उधर भेज देंगे तो हमारा जो इक्वेशन बनेगी वो dTQ/dt स्क्वायर प्लस Q/LC बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। यह समीकरण हमने फर्स्ट टाइम में पढ़ा है। यह समीकरण जो है वो सरल आवर्त गति के दोलक समीकरण के समानार्थी होगी। तो उसका समीकरण क्या होगा, दिस इक्वेशन सिमिलर टू द ऑसिलेशन ऑफ सिंपल इज सिनोनिम्स विद हार्मोनिक मोशंस। ठीक है, तो ये समीकरण सरल आवर्त गति के दोलक समीकरण की समानार्थी होगी। वो समीकरण क्या है, dx2/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। ठीक है, अब इसकी समीकरण 1 से हम तुलना कर लेंगे। समीकरण 1 है क्या हमारी समीकरण 1 क्या थी, dTQ/dt स्क्वायर प्लस Q/LC बराबर 0। तो अब यहाँ से इसकी तुलना करेंगे तो देखिए ये x की जगह यहाँ पे Q है, तो यहाँ पे अब देखेंगे ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1/LC के बराबर, यानी कि ओमेगा नॉट स्क्वायर जो होगा वो 1/LC के बराबर होगा, यानी कि ओमेगा नॉट को हम लोग कह सकते हैं 1/√LC। ये रूट स्क्वायर जो है इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 1/, और इसको हम समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। अब देखिए संधारित्र में समय के साथ आवेश परिवर्तन को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, Q बराबर Q0 cos ओमेगा t प्लस फाई। फाई जो है कलांतर है यानी कि फेज है। अगर t का मान 0 होगा तो ये cos फाई जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, यानी कि Q का मान Q0 के बराबर आ जाएगा, यानी कि फाई 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं Q बराबर Q0 cos ओमेगा t। फाई का मान हमने 0 लिख लिया है, फाई जो है वो 0 हो गया। ठीक है, cos ओमेगा t। अब हम जानते हैं I बराबर होता है -dQ/dt। अब ये Q का मान ये वाली इक्वेशन का मान इसमें हम रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा I बराबर -dt और Q की जगह Q0 cos ओमेगा नॉट t। ठीक है, तो ये Q0 जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। अब इस टर्म का हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे या डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो I बराबर हो जाएगा -Q, जैसे cos t का, अब अगर हम cos t का अवकलन करेंगे d/dt तो उसका आता है माइनस का sin t। लेकिन अगर हम इसके साथ में अगर कोई और वेरिएबल हो जैसे ओमेगा t है तो उसका क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा sin t, यानी कि जो जिसके सापेक्ष हम जिससे रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, अगर उसके अलावा अगर कोई टर्म उसके साथ में जुड़ा होगा तो वो ऊपर ही आगे आ जाएगा। इंटीग्रेशन में नीचे आ जाता है लेकिन इसको ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझेंगे। तो I बराबर -Q0 cos ओमेगा t का माइनस साइन ओमेगा t, और ओमेगा नॉट टी के साथ में लगा था तो ये बाहर आ गया।
तो ये माइनस माइनस जो हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, यानी कि आई का मान जो आ जाएगा क्यू नॉट ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी हो जाएगा। देखिए हमारा आई बराबर क्यू नॉट ओमेगा नॉट साइन ओमेगा टी आया था। क्यू नॉट देखिए पीक वैल्यू है, तो अगर हम लोग आई नॉट को क्यू नॉट ओमेगा नॉट लिख लें कि आई नॉट बराबर क्यू नॉट ओमेगा नॉट, तो हम इस वाली इक्वेशन में जो हमारी इक्वेशन बनी थी इसमें इसकी जगह हम लोग आई नॉट डाल देंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारी क्या थी, समीकरण 2 थी ओमेगा नॉट बराबर 1/√LC। अब हम लोग जानते हैं ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर होता है, 2 पाई एफ के बराबर होता है, तो यहाँ पे रख देंगे 2 पाई एफ। अब एफ को अगर ये 2 पाई को नीचे ले जाएंगे तो एफ बराबर जो हो जाएगा 1/2 पाई LC। जो एफ जो है वो हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, इसको हिंदी में आवृत्ति कहते हैं, यानी कि आवृत्ति जो होगी यानी कि दोलन जो होंगे वो इतने के बराबर होंगे। अब हम लोग इसके दोलन के बारे में समझते हैं। देखिए हम अब इसके दोलन के बारे में समझते हैं। देखिए ये हमने परपट ली, इसमें संधारित्र और प्रेरकत्व लगा दिया, तो इसमें अभी जो कुल ऊर्जा है U जो है वो U जो संचित ऊर्जा है, तो U बराबर 1/2 Q² C के रूप में होगी, संचित होगी, स्टोर्ड होगी। ठीक है, जैसे ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे क्या मतलब है कि जैसे ही परपथ को जोड़ते हैं वैसे ही क्या होता है, संधारित्र जो होगा विसर्जित होने लगेगा, विसर्जित होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही विसर्जित होगा तो धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब जब धारा एकदम अधिकतम मान तक नहीं जाएगी, धीरे धीरे अधिकतम मान तक जाएगी, क्योंकि संधारित्र जो है वो धीरे धीरे विसर्जित होगा, अर्थात इसके ऊपर आवेश जो होगा वो धीरे धीरे कम होगा। यानी कि ऊपर वाली प्लेट ऊपर प्लेट जो है वो धनात्मक है और नीचे वाली प्लेट है ऋणात्मक, अर्थात धारा की दिशा जो होगी वो ऐसे होगी जैसे इसे चित्र में बनाया गया है। ठीक है, आज जब देखिए जब ये ऊर्जा जो स्टोर्ड हो रही थी, तो जो उसकी कुल ऊर्जा होगी वो इस संधारित्र की ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा के रूप में स्टोर्ड होगी। यानी कि यहाँ पे जो कुल ऊर्जा होगी वो संधारित्र ऊर्जा प्लस चुंबकीय ऊर्जा के रूप में स्टोर्ड हो जाएगी। अब इसके कारण क्या होगा कि ये जो इसके आसपास है ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और संधारित्र यहाँ पे विसर्जित होने लगा है, जिसके कारण धारा बहने लगी है। धारा बहने लगी यानी कि जो संधारित्र ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, वो चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होने लगी है। तो यहाँ पे कुल ऊर्जा जो होगी U बराबर ½ Q² प्लस ½ LI² के बराबर होगी और इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब देखिए ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। जब तीसरा स्टेप करेंगे, अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में संधारित्र जो है, ये संधारित्र जो है अपनी पूरी ऊर्जा खो चुका है। अब पूरी ऊर्जा किसके रूप में चली गई है, पूरी ऊर्जा ये चुंबकीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गई। अब संधारित्र पर, इस संधारित्र पर कोई भी ऊर्जा नहीं है, परिपथ में आई धारा बह रही है, अर्थात आवेश के विसर्जन के कारण जब यह प्रारंभ में संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित था तो जो आवेश प्रवाह था वो धारा बह रही थी, वह धीरे धीरे बह रही थी। लेकिन जब समय बीतने पर इस परिपथ में धारा का मान तेजी से बढ़ता जाएगा, जब तक संधारित्र का सारा आवेश, जो आवेश है वो आवेश पूरी तरह से निकल नहीं जाता, अर्थात परिपथ में धारा का मान तेजी से बढ़ता है। जब पूरी ऊर्जा विसर्जित हो जाएगी तो परिपथ में धीरे धीरे धारा का मान घटना शुरू हो जाएगा। जब मान धीरे धीरे घटेगा तो इसमें इस प्रेरक कुंडली पर क्योंकि इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, तो धारा का मान घट रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इस कुंडली पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF उत्पन्न हो जाएगा। या EMF यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल ऐसा होगा जो धारा को घटने का विरोध करेगा। ये जो धारा इसमें से बह रही थी, तो ये जब धीरे धीरे पूरी यहाँ से बहना शुरू करेगी और ये धीमे धीमे खत्म होने लगेगी, तो ये क्या करेगा, ये इसका विरोध करेगा तो वह अपने अंदर की प्रेरित धारा को प्रवाहित करना शुरू करेगा। यानी कि ये कुंडली जो है वो अपने अंदर की धारा को प्रवाहित करने का, और ये क्या करेगा, इसको विरोध करेगा। यानी कि जो धारा घट रही है ये उत्पन्न क्यों हो रही है। देखिए लेंज का द्वितीय नियम क्या होता है, वो उत्पन्न होने का विरोध करती है, मतलब कि जो धारा है अपने उत्पन्न होने का विरोध करती है। तो जो ये है
अब लेंज का नियम ये कहता है कि जो धारा उत्पन्न होती है वो स्वयं अपने उत्पन्न का विरोध करती है। तो ये ये धारा बह रही थी, ये घट रही थी धारा, तो इसी कारण ये धारा प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, तो इसको घटने नहीं देगी, यानी कि अपना इसका विरोध करेगी, तो ये धारा बढ़ती रहेगी। इस समय जो ऊर्जा होगी U का मान जो होगा वो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में होगा। अब यहाँ पे अगर हम समय की बात करें तो समय जो होगा वो T/4 होगा। तो ये क्या करने लगेगा, ये धारा को इधर से बढ़ाने लगेगा। अब जैसे ही धारा इधर बढ़ाने लगेगी तो चौथे स्टेप में क्या होगा कि ये संधारित्र की जो प्लेटें हैं उसमें ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब ये धीरे धीरे इसमें जो ऊर्जा है वो इसमें चुंबकीय ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में बदलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे चौथे स्टेप में U का मान जो होगा वो हाफ Q² होगा और समय जो होगा वो T मतलब आवर्तकाल, टाइम पीरियड T/2 का होगा। यहाँ पे ये संधारित ऊर्जा होगी, यानी कि कैपेसिटेंस एनर्जी हो जाएगी। अगर हम अगला स्टेप देखें, ये 3 स्टेप था, ये 4, अब ये 5 होगा। फिर जो धारा है, अब देखो प्लस नीचे है और माइनस नीचे है, तो धारा इधर की ओर बहने लगी, यानी कि वैद्युत ऊर्जा जो है वो फिर से चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होना शुरू हो जाएगी। तो ये क्रिया बार बार होती रहेगी। अब समय कितना है 3T/4, तो U का मान जो होगा वो हाफ Li², यानी कि ये चुंबकीय ऊर्जा के रूप में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। फिर ये क्रिया होती रहेगी और ये 5वां स्टेप है, यानी कि आवर्तकाल के T समय में फिर से वही चीज होगी। तो यहाँ पे फिर ये कुंडली संधारित्र को चार्ज करना शुरू कर देगी और चुंबकीय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदलना शुरू हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे U का मान जो होगा वो हाफ Q² होगा, यानी कि संधारित्र ऊर्जा। अब देखिए जो वैद्युत ऊर्जा है वो संधारित्र ऊर्जा में बदल रही है, फिर संधारित्र ऊर्जा फिर वैद्युत ऊर्जा में बदल रही है। तो ये ऑसिलेशन, ये दोलन चलता रहता है, तो इसे ही हम लोग LC दोलन कहते हैं।